नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में सिंचाई के बारे में। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम और वर्तमान में जब आप बीए पार्ट प्रथम वर्ष में एग्ज़ाम देंगे तो इसमें भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना या चंबल नदी घाटी परियोजना या माही नदी घाटी परियोजना के बारे में किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। उनकी चर्चा करने से पहले हम सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की जो सामान्य सिंचाई परियोजना या राजस्थान में सिंचाई के साधन कैसे कैसे हैं, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई कहते किसे हैं। सिंचाई कृषि के उत्पादन बढ़ाने, सतत उत्पादन के क्रम को सुनिश्चित करने, फसल को पानी की निरंतरता बनाए रखने एवं वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, अपूर्णता, असामयिकता, अकाल एवं अनुपम प्रकृति के कारण इस मरु प्रदेश में अत्यंत आवश्यक हो गई है। आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि आप देखते हैं, आप सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी हैं, आप अपने खेतों में जब बारिश की ऋतु होती है तो फसलों को लहलाते हुए देखे होंगे, लेकिन बीच बीच में आपने देखा भी होगा कि कई बार जो बारिश है वो या तो देर से शुरू होती है या एक बार होने के बाद बीच में लंबे अंतराल तक होती ही नहीं है। और अमूमन हमारे इस क्षेत्र में ऐसा होता है कि बारिश जल्दी चली जाती है, फसलें जो बहुत अच्छी खड़ी रहती हैं वो पकने से पहले ही बारिश के अभाव में अचानक सूख जाती है। तो इन सब कमियों का एक ही उत्तर है कि हमारे पास सिंचाई के साधन होने चाहिए। जब कभी भी बारिश न हो तो हम सिंचाई के साधनों से बारिश की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये तो हम बात कर रहे थे वर्षा ऋतु की, जो गर्मियों में होती है। अगर सर्दियों की फसल की हम बात करें, जिसको रबी की फसल कहते हैं, रबी की फसल में आप देखते हैं कि बहुत ही कम या नहीं के बराबर बारिश होती है, लेकिन हमारे आसपास में आप देखते हैं कि फिर भी खेतों में फसलें लहला रही हैं इस वक्त। इसका कारण क्या है? सिंचाई। हमने हमारे खेतों में ट्यूबवेल, प्राचीन काल में जिसको हम कुएं से सिंचाई करते थे, उनके द्वारा सिंचाई कर रहे हैं। ये तो मैं बात कर रहा था इस क्षेत्र की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे राजस्थान में ही ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिंचाई के साधनों से खेती सिंचित की जाती है। उसी के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं। तो हमारे राजस्थान में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, यह आप बात अच्छी तरह से जानते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश कम होती है और तापमान अधिक रहने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। मृदा में नमी लघुकाल के लिए ही सिंचित रह पाती है। तापमान अधिकांशतः ऊंचे रहते हैं। शुष्क हवाएं चलती रहती हैं। इन कारणों से फसलों को पानी की सतत आपूर्ति करने के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास की ओर उन्मुख करने के लिए ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ एवं सुविकसित होना अत्यंत आवश्यक है। आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में सिंचाई, ऊर्जा, विद्युत, परिवहन, संचार के साधन, सड़कें, शिक्षा जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि मैं तो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हूँ और नौकरी तो नहीं लग पाऊंगा, तो फिर मैं आगे पढ़ाई क्यों रखूँ। तो इसका उत्तर ये है कि आप केवल नौकरी लगने के उद्देश्य से ही पढ़ाई नहीं करते हैं। आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं, जिस देश के निवासी हैं, वहाँ के आधारभूत ढांचे को भी विकसित कर रहे हैं शिक्षा प्राप्त करके। और इस शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य आदि सेवाएं सम्मिलित होती हैं किसमें? आधारभूत संरचनात्मक ढांचे में। इन सभी में सिंचाई का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है तथा कृषि वर्षा एवं सिंचाई पर निर्भर है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने,
राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सामग्री प्रदान करने एवं विकास की गति को तेज करने के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। योजना काल में सिंचाई और बाढ़ के पर नियंत्रण लगातार बढ़ता रहा है। जो सिंचाई हमारे यहाँ पर चतुर्थ और पंचम योजनाओं में बहुत ही कम क्षेत्रों में हो रही थी, वो अब बढ़ते बढ़ते राज्य के लगभग 40% क्षेत्रफल पर सिंचाई का कार्य हो रहा है। हालांकि फिर भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सिंचाई बहुत ही कम होती है। इसको और बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था नदी जोड़ो परियोजना, हालांकि वह अभी मूर्त रूप नहीं ले पाई है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके ऊपर पुनः ध्यान दिया है, लेकिन अभी तक ये योजना बहुत ज़्यादा कागज़ों से आगे नहीं बढ़ पाई है। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इसका बहुत ज़्यादा फायदा हमारे राजस्थान को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि बारिश बहुत कम होती है। नदियाँ यहाँ पर वृक्षवाहिनी नहीं है और नदियाँ वृक्षवाहिनी नहीं होने से सिंचाई बहुत ही कम क्षेत्र पर, तो अभी हमने बात करी कि कुल क्षेत्रफल जिस पर कृषि फसलें की जाती हैं उनमें से मात्र 40% क्षेत्रफल पर ही सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई जो है वो नहरों से, कुओं से, नलकूपों से और तालाबों से की जाती है। अब अगर हम बात करें कि हमारे राजस्थान में किस सिंचाई के साधन से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, ये परीक्षा में अनेक बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कुओं और नलकूपों से संयुक्त रूप से। प्राचीन काल में वो कुएं थे, अब कुओं का पानी सूख गया है और कुओं का पानी सूख जाने के बाद अब नलकूप बना लिए गए हैं वहीं पर। तो अगर केवल एक नाम पूछें तो नलकूपों से, और अगर संयुक्त नाम आता है तो कुओं और नलकूपों से हमारे राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि कुएं और नलकूप कहाँ पर खोदे जा सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि जहाँ पर समतल मैदानी भूभाग है, जहाँ पर नीचे कठोर पत्थर नहीं है, वहीं पर कुएं और नलकूप खोदे जा सकते हैं। पथरीले क्षेत्र में कुएं और नलकूप नहीं खोदे जा सकते। पथरीले क्षेत्र में सिंचाई कैसे होती होगी, ये भी बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो इसका उत्तर है कि पथरीले क्षेत्रफल में जहाँ पर तालाब बनाने की सुविधा होती है वहाँ पर तालाब बनाए जाते हैं। तालाबों से छोटी छोटी वितरिकाएं निकाल करके उनसे सिंचाई कर ली जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक तालाबों से जो सिंचाई होती है वो होती है भीलवाड़ा में। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तालाबों से भीलवाड़ा में। राजस्थान में कुओं और ट्यूबवेलों से लगभग 70% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। ऐसे नहरों की बात करें तो 27.6% भूभाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो अन्य परियोजनाओं जैसे तालाब और अन्य साधन है उनसे सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो नहरें हैं वो कहाँ से निकाली गई हैं और सबसे प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान नहर, इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, वो राजस्थान की सबसे बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे नहरों से सिंचाई की जाती है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक बहुत विस्तृत परियोजना राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पर प्राचीन काल में केवल मरुस्थल था, वहाँ पर जनसंख्या और जीवन न के बराबर था, न पेड़ पौधे थे, न वहाँ पर अधिक मात्रा में पशुधन भी था। लेकिन जब से राजस्थान नहर और बाद में इंदिरा गांधी नहर जिसका नाम किया गया वहाँ पर लाई गई है, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ती रही है और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सीमा के सहारे अनेक नगरों का विकास उस नहर परियोजना के कारण हुआ है। और तो और जो श्री गंगानगर जिला है
उसको राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है वर्तमान में, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक अनाज का जो उत्पादन होता है वो गंगानगर ज़िले में ही होता है। और इसका एकमात्र श्रेय जो है वो नहरों से सिंचाई को जाता है। गंगानगर में राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के अलावा घग्गर नदी परियोजना के द्वारा जो नहरें निकाली गई हैं वो भी प्रमुख परियोजनाएं हैं जिससे गंगानगर में सिंचाई की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल राजस्थान में कितना कितना है। राज्य में सिंचित क्षेत्रों में मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, कपास, धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली व सरसों की फसल ली जाती है। सिंचाई के साधनों के विकास के साथ साथ विभिन्न फसलों के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और इनमें मुख्य रूप से सरसों प्रमुख है। सरसों की फसल जो है उसमें सिंचाई के क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। राई और सरसों एक साथ इसको सम्मिलित रूप से माना जाता है। इसकी अगर हम प्रतिशत की बात करें तो इसके लगभग 40% क्षेत्रफल में सिंचाई जो है वो की जाती है। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो गेहूं है, जहां पर लगभग 30% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। इसके बाद कपास और अन्य फसलें इसमें आती हैं। इस तरह से हमने देखा कि राजस्थान की कौन सी फसलों में कितनी सिंचाई की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई है उससे लगभग कितनी भूमि पर सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के बाद जो राजस्थान की मरुभूमि है, पश्चिमी राजस्थान की, वहाँ की लगभग 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। जो इस नहर के आने से पहले नील था, बिल्कुल जीरो था, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था इसका मैं आपको कारण बता दूं तो चूँकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों की बारिश न के बराबर होती है, जो फसल के लिए अपर्याप्त है। 10 से 20 सेंटीमीटर की जो बारिश होती है उसमें किसी प्रकार की कोई फसल नहीं ली जा सकती। तो गर्मियों की फसल ली नहीं जाती थी और सर्दियों में वहाँ पर मरुस्थल के टिब्बे होने के कारण किसी प्रकार की फसल संभव ही नहीं थी। लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई है तब से वहाँ पर फसलें लहला उठी हैं और पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि शहर बन गए हैं। और शहर क्यों बने हैं? क्योंकि वहाँ पर अब वो शहर मंडियों के रूप में विकसित हुए और अब वो धीरे धीरे शहरों के रूप में बदल गए हैं, बड़े सिटी बनते जा रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि जो जैसलमेर है, जहाँ पर सिंचाई क्षमता विकसित होने से पहले मरुस्थली वर्षा की कमी, वाष्पीकरण की अधिकता, वनस्पति का अभाव, अतिचारण और मरुस्थलीकरण की समस्याओं से ग्रसित था। वहाँ पर भी अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में कितनी कितनी सिंचाई होती है। जिलेवार सिंचाई की दृष्टि से हम बात करें तो जयपुर, जालौर, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर, इन जिलों में 40% सिंचित क्षेत्र, 40% या 40% से अधिक सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो गंगानगर जो है वहाँ पर तो 61% से भी अधिक क्षेत्रफल है वो सिंचित क्षेत्रफल के रूप में विकसित किया गया है। तो इस तरह से आपने इन जिलों के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में सिंचाई जो हो रही है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा मैंने बताई, नहरों के द्वारा आपको बताई, तालाबों के द्वारा आपको बताई। अब अगले चैप्टर में आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ।
पहले आप इस चैप्टर जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप कुछ प्रश्न जो बने हैं इसमें उसको आप तैयार कीजिएगा, और अगले अध्याय में हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।